नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आईटी अधिनियम की धारा 66A को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। भारत और अफ्रीका के साझेदारी को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी एक एडिटोरियल आया है और हम उसकी भी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव और साइबर हमला को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसको भी देखने वाले हैं। सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 1 और 8 में आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को लेकर के एक न्यूज़ आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस समाचार में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि विभिन्न राज्यों के एजेंसियों के द्वारा आईटी एक्ट के धारा 66A का निरंतर उपयोग उसके लिए एक चौंकाने वाली स्थिति है और इस स्थिति पर उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट के धारा 66A को निरस्त कर दिया गया था। उसे आर्टिकल 19 जो कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है उसके खिलाफ पाया गया था और उसके बाद भी राज्यों के एजेंसियों के द्वारा धारा 66A का उपयोग करना और उसके तहत लोगों पर मामला बनाना चौंकाने वाला स्थिति है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी को लेकर के इस न्यूज़ में चर्चा की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटी अधिनियम का धारा 66A सूचना संबंधी अपराधों से संबंधित है, जिसमें कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से कोई भी अपमानजनक, अवैध एवं खतरनाक सूचना को भेजना एक दंडनीय अपराध माना गया था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 66A को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण इंटरनेट पर बोलने की आज़ादी की रूपरेखा को और विस्तार मिला। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम बात करते हैं आईटी एक्ट के सेक्शन 66A का। तो यहाँ पर यही वो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में यह फैसला सुनाया गया और इस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और जे चेम्बलेश्वरा ने ये कहा कि ये नियम आर्टिकल 19 के विरुद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है और इसी अनुच्छेद के दूसरे भाग में ये कहा गया है कि राज्य को भी ये अधिकार होगा कि अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन है तो वो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों जजेस की खंडपीठ ने ये पाया कि यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, यानी कि सेक्शन 66A में जो बातें कही गई हैं, जिसमें असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान जो कि वहां पर पूरी तरीके से परिभाषित नहीं की गई थी, वे उचित प्रबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आती हैं और इसीलिए इन सभी के नाम पर लोगों के बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई भी प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। कहने का आशय यह है कि आईटी एक्ट का सेक्शन 66A साफ तौर पर अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है और जो 19(2) में उचित प्रतिबंध की बात की गई है वो उसके सामने भी नहीं टिकता, वो उसके अंदर भी नहीं आता है। और इसीलिए जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और जे चेम्बलेश्वरा की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज भी पुलिस के द्वारा सेक्शन 66A का उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर लोगों के ऊपर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के द्वारा कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भले ही खंडपीठ के द्वारा इस कानून को खारिज कर दिया गया था, लेकिन
सेक्शन 66A अभी भी आईटी अधिनियम में बना हुआ है और इसी के कारण पुलिस इसके आधार पर मामला दर्ज करती है। यहाँ पर सिर्फ एक फुटनोट लिखा हुआ है, यानी कि उसके बगल में ये बात लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभी भी धारा 66A आईटी अधिनियम का हिस्सा है, उसे वहां से हटाया नहीं गया है और इसी के कारण पुलिस के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक संस्था है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी इसको लेकर के, और उनका ये दावा है कि 10 मार्च 2021 तक 11 राज्यों में इस तरह के कुल 745 मामले सामने आए हैं और वो अभी भी लंबित हैं, जिन पर केस धारा 66A का उपयोग करके किया गया है। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में और उसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी कि पीयूसीएल के द्वारा ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरीके से 2015 में ही इस कानून को रद्द करने के बाद भी इसका उपयोग किया जा रहा है और ये मामले बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर आश्चर्य जताया गया है और कहा गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कानून को 6 साल पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था, उसका उपयोग अभी भी हमारे देश में हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है सेक्शन 66A को लेकर के, और यहां पर जो भी बातें मैंने बताई हैं, खास करके इस केस के बारे में, इस केस को आपको याद रखना है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले को, जो कि 2015 में आया था। और यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का नाम भी ध्यान में रखना है जिनके द्वारा सेक्शन 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया था। आइए अब यहां पर एक एडिटोरियल की चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है क्राफ्टिंग ए यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका, और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया और अफ्रीका के देशों के बीच में कृषि को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका में चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। इसके बाद भी यहाँ पर लेखक का मानना है कि भारत और अफ्रीका के बीच में कृषि को लेकर के बहुत बड़ी साझेदारी बनाई जा सकती है, और इसी को दर्शाते हुए यहाँ पर अपनी बातों को रखा गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के बीच में जो सहयोग है वो पिछले दिनों बढ़ा है, और यहाँ पर कृषि एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इन देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि अफ्रीकी महाद्वीप के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव बहुआयामी रहा है, जिसमें भारतीय ऋण, क्षमता निर्माण पहल और कई क्षेत्रों में सहयोग के तहत परियोजनाओं को लागू किया गया है। लेकिन इस एडिटोरियल पे खास तौर पर कृषि पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि अफ्रीका की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वहां की अगर हम जीडीपी देखें तो इन सभी देशों की जीडीपी में लगभग 20% कृषि से आता है, और एक बहुत बड़ी आबादी जो है कृषि में लगी हुई है। भारत के द्वारा वहां से फल, मेवा, अनाज और दालों का आयात किया जाता है, और इसी कारण से यहाँ पर कहा गया है कि किसी क्षेत्र में भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते से आयात को और बढ़ाया जा सकता है, और इसके कारण भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में संबंध भी और बढ़ाए जा सकते हैं। यानी कि अगर हम कृषि को आधार बनाते हैं भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में संबंध के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि यहाँ पर कृषि को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां पर भारत की कंपनियां वहां पर जाकर निवेश कर सकती हैं और काम कर सकती हैं। यहां पर चाइना के बारे में चर्चा किया गया है, एनालाइजिंग चाइनीज इंगेजमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि चाइना के द्वारा अफ्रीका में हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, और चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यहाँ पर चीन के द्वारा और चीन की कंपनियों के द्वारा अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया है, और अब चीनी कंपनियां एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रवेश कर रही हैं, और यहां पर भारत को चीन का मुकाबला करना है। यहां पर कहा गया है कि चीन के द्वारा अफ्रीका में औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं,
और वहां पर चूंकि श्रम सस्ता है, इसीलिए चीन के द्वारा वैसे उद्योग जहां पर ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है उन्हें चीन से हस्तांतरित करके अफ्रीका में भेजा जा रहा है, जिससे उनका जो निर्माण का खर्च है वो घट जाए, जिससे वो अपने निर्यात को बढ़ा सकें। यानी कि चीन के द्वारा अफ्रीका में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। वहां की जो टेक कंपनियां हैं उन्होंने वहां पर दूरसंचार में बहुत ज्यादा निवेश किया है। चीनी कंपनियों के द्वारा फिनटेक फर्मों में निवेश किया गया है और चीन की बहुत सारी छोटी कंपनियां अफ्रीका में फैली हुई हैं। और इन सभी क्षेत्रों में निवेश करने के बाद चीन के द्वारा अब कृषि को चुना गया है। वहां पर एग्रीकल्चर में भी चीन के द्वारा बहुत ज़्यादा निवेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चीन ने पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में 20 से अधिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का स्थापना किया गया है, जहां पर चीन के एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं वो नई फसलों का वहां पर विकास कर रहे हैं, जिससे अफ्रीका में फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके। और इसके कारण एक गुडविल जो है चाइना के प्रति अफ्रीकी देशों में फैलती जा रही है, क्योंकि चीन ने जो है हर क्षेत्र में वहां पर निवेश किया है और उनको मदद पहुंचाने का काम किया है। यहां पर भारत का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चीन की उपस्थिति के बावजूद भी भारत अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध सुधार सकता है और यहाँ पर कृषि एक अहम भूमिका निभा सकती है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरीके से भारत ने मलावी में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान का निर्माण किया है, उसके लिए सॉफ्ट लोन दिया है। भारत अफ्रीका के देशों को मशीनरी की आपूर्ति करता है और कृषि भूमि का अधिग्रहण भी भारतीयों के द्वारा वहां पर किया गया है। इस एडिटोरियल में जानकारी दी गई है कि भारतीय किसानों ने अफ्रीका में व्यावसायिक खेती के लिए लगभग 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि खरीदी है और इसके अलावा भी भारत के उद्यमियों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश किया जा रहा है। और यहाँ पर यह बात समझाने का प्रयास किया गया है कि भले चीन जो है भारत से पहले वहां पर पहुंच गया है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने के बाद अब चीनी कंपनियों के द्वारा वहां पर कृषि में भी पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत अफ्रीका के देशों के साथ मिल करके कृषि सहयोग आसानी से कर सकता है और यहाँ पर सरकार के द्वारा भी भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि अफ्रीका में कृषि व्यवसाय को टैप करने के लिए भारत की जो टेक्नोलॉजी फर्म है और जो स्टार्टअप हैं उन्हें अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसके कारण भारत की बहुत सारी कंपनियां वहां पर जाकर के कृषि में अपना पैसा लगा सकती हैं। तो इन्हीं सब बातों का जिक्र इस एडिटोरियल में किया गया है और कहा गया है कि अफ्रीकी देशों के साथ एग्रीकल्चर में, कृषि में संबंध सुधारने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि किस तरीके से भारत को अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे चीन का मुकाबला करना होगा। तो एक तरीके से भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में अच्छे संबंध का आधार कृषि बन सकता है और इसी बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है विल ए नेशनल जुडिशरी वर्क और यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यानी कि AIJS के गठन को लेकर के चर्चा की गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझ लेते हैं कि लेखक के द्वारा इस एडिटोरियल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाया गया है। आप सभी जानते हैं कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाए और अगर ऐसा हो जाता है तो यह न्यायिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसको लेकर के 2019 में सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें केवल 4 राज्यों और 2 उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और यहाँ पर इसी को लेकर के चर्चा किया है किस तरीके से और क्यों राज्यों के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का विरोध किया जा रहा है और उनकी क्या समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 2019 में सरकार के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के ऊपर एक परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें सिर्फ 4 राज्यों और 2 उच्च न्यायालयों के द्वारा इसे समर्थन मिला। इसके अलावा
8 राज्यों ने इसे खारिज कर दिया, 5 राज्यों ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया और 11 राज्यों ने अभी तक इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है और तभी जाकर के हमें इसकी समस्या का भी पता चलेगा कि वर्तमान में लगभग सभी सरकारी विभागों में अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं, परंतु न्याय का क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें उच्च न्यायालय के नीचे के स्तर के सभी अदालतों में नियुक्तियां राज्य शासन के द्वारा की जाती हैं, यानी कि राज्यों के द्वारा की जाती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने का फैसला लिया गया है। और ये जो हम बातें कर रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, उसके संवैधानिक दृष्टिकोण को समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसके संवैधानिक दृष्टिकोण को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 233(1) में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसकी पदोन्नति राज्य के राज्यपाल के द्वारा वहां के उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 233 का पहला भाग साफ तौर पर राज्यों को यह अधिकार देता है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन सभी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन 1976 में 42 अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 312(1) में एक संशोधन किया गया और यहाँ पर संशोधन करके संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें AIJS यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी शामिल है, जो संघ और राज्यों के लिए समान होगा। यानी कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो अनुच्छेद 312(1) में संशोधन किया गया, उसके आधार पर केंद्र सरकार भी AIJS का निर्माण कर सकती है। हालांकि यहां पर कहा गया है कि अनुच्छेद 312 के खंड 3 में एक प्रतिबंध भी लगाया गया है और कहा गया है कि ऐसी सेवा में जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के पद शामिल नहीं होंगे। तो यहां पर आपको संवैधानिक दृष्टिकोण भी समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या केंद्र सरकार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण कर सकती है कि नहीं, और यहां पर राज्यों के पास क्या पावर है इसको लेकर के उसे भी आपको समझना है। तो आपको अनुच्छेद 233 उसे भी ध्यान में रखना है और अनुच्छेद 312 को भी ध्यान में रखना है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि वे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर जो 42 अमेंडमेंट किया गया था उसके द्वारा हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में भी परिवर्तन किए गए थे। आप सभी जानते होंगे कि 42 अमेंडमेंट में 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उनके 5 सब्जेक्ट को वहां से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और वहां पर एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और तीसरा है समवर्ती सूची। और 42 अमेंडमेंट के द्वारा 5 ऐसे सब्जेक्ट जो कि राज्य सूची में थे उन्हें समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया और उसमें जो एक सब्जेक्ट था वो था न्याय प्रशासन। यानी कि न्याय प्रशासन को लेकर के केंद्र के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है, यानी कि यह संसद के लिए न्याय प्रशासन के संबंध में कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के पास वे पर्याप्त साधन मौजूद हैं जिसका उपयोग करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का निर्माण किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक बात साफ साफ कही जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे राज्यों के द्वारा, कि यदि इस तरह के नियम बनाए गए जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित किया जाएगा केंद्र के द्वारा, तो ये एक तरीके से राज्यों की मौलिक शक्ति छीनने के बराबर है। और ऐसा कदम अगर उठाया जाता है तो यह हमारे संविधान के संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ होगा और बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, उसके खिलाफ भी जा सकता है। यानी कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के अधिकारों में जाकर के काम किया जाता है तो इससे जो हमारे संविधान में संघवाद की
सिद्धांत के ऊपर जो काम किया गया है, जो परिकल्पना की गई है, वो विकसित हो सकता है। राज्य और केंद्र के बीच में तनाव बढ़ सकता है और एक तरीके से ऐसा कदम भारत के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ भी जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र के द्वारा राज्यों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और इसी को देखते हुए बहुत सारे राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, तो इसके ऊपर चर्चा बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से इस पर चर्चा हो रही है और 1960 के दशक में ही इस पर चर्चा की शुरुआत हो गई थी। 1960 के दशक में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर बहस हुई और उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन उस समय भी कई राज्यों और उच्च न्यायालयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके अलावा पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने पाया कि AIJS का गठन न्यायपालिका के लिए हित में होगा और उन्होंने 14वें विधि आयोग की सिफारिशों का समर्थन भी किया था और उन्हें दोहराया भी था। इसके अलावा 1992 में अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि जो विधि आयोग की सिफारिशें हैं उसकी जांच की जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। यानी कि 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का समर्थन किया गया था। इसके अलावा 2002 में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत सरकार के मुद्दे पर इस पर फिर से चर्चा हुई और वहां पर भी केंद्र सरकार के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर चर्चा किया गया और कहा गया कि सरकार को इसे लागू करना चाहिए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इस प्रस्ताव पर कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और इसका मुख्य कारण है कुछ राज्यों और कुछ उच्च न्यायालयों के द्वारा किया गया विरोध, जिसकी वजह से केंद्र सरकार भी इस संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है। यानी कि ये जो मुद्दा है वो कोई नया मुद्दा नहीं है। 1960 के जमाने से ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार ने इस संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि राज्यों और उच्च न्यायालयों के द्वारा विरोध किया जाता है। और इस एडिटोरियल में कहा गया है कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि राज्यों के साथ मिल करके इस पर कोई निर्णय लिया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि राज्यों को लगता है कि केंद्र अगर इस तरह के कानून बनाएगा तो इससे राज्यों के कानून पर असर पड़ेगा, उनके कामकाज में ये इंटरफेयर माना जाएगा। केंद्र इस तरह से राज्यों के काम में इंटरफेयर कर सकता है और ये जो डर है अभी वो केंद्र के द्वारा उठाए गए बहुत सारे कदमों से भी है। और इसी को देखते हुए आज के टाइम में क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की आवश्यकता है और अगर है तो हम किस तरीके से इसे लागू कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है और इन्हीं सभी मुद्दे को इस एडिटोरियल में उठाने का प्रयास किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सारे प्रावधानों को, सारी चर्चा को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। आइए कुछ और न्यूज़ को देख लेते हैं जो कि आपके प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 10 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है कोविन मेड ओपन सोर्स और ये बात पीएम के द्वारा कही गई है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में ये कहा गया कि कोविन जो प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के द्वारा यूज़ किया जाता है वैक्सीनेशन में, उसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ किया जाएगा और दुनिया के सभी देशों के लिए इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और उनका जो ओरिजिनल सोर्स कोड है वह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है और उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन कर सकता है। तो वैसे सॉफ्टवेयर जिनका ओरिजिनल सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है और जो भी इसको यूज़ करने वाले हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसे ही हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि कोविन को भी भारत एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ करेगा और दुनिया के बाकी देश भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं उसका भी यूज़ कर पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि किस कॉन्क्लेव में ये बात कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा।
आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं और आज के पेपर के पेज नंबर 11 में साइबर अटैक को लेकर के एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है आफ्टर साइबर अटैक हैकर्स डिमांड $17 मिलियन। और ये न्यूज़ जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर ये रैंसमवेयर मालवेयर क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम नाम दे रहे हैं रैंसमवेयर मालवेयर का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हैकर्स के द्वारा आपके कंप्यूटर में घुसपैठ करके उसकी जानकारियों को चुरा लिया जाता है। आपके जो उपयोगी डेटा है उसको चुरा लिया जाता है। वो कोई कंपनी भी हो सकता है। मान लीजिए किसी हैकर ने किसी कंपनी के डेटा को चुरा लिया और उसे इनक्रिप्ट कर दिया ताकि कंपनी अपने फाइलों को, अपने डेटास को यूज ना कर सके, अपने एप्लीकेशन तक पहुंच ना सके। और इसके बाद ये जो हैकर्स होते हैं वो इन कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि डेटा के बदले में उन्हें अब पैसे चाहिए। यानी कि एक तरीके से रैंसमवेयर मतलब कि आपके डेटा को चुरा लिया गया, आपके फाइलों को चुरा लिया गया, पूरा का पूरा डेटाबेस चुरा लिया गया और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपका डेटाबेस आपको वापस नहीं किया जाएगा। और अगर कोई कंपनी है जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज वहाँ पर हैं, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके बहुत सारे रिसर्च किए हुए पेपर वहाँ पर हैं, तो मजबूरी में बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पर पैसे दे करके फिर से अपने डेटा को हासिल करना पड़ता है। और इसी को नाम दिया गया है रैंसमवेयर का। और इसी से जुड़ा हुआ न्यूज़ आज भी आया है जहां पर हैकर्स के द्वारा $17 मिलियन की मांग की गई है एक यूएस कंपनी से। तो यहां पर आपको समझना है कि आखिर ये रैंसमवेयर मालवेयर क्या होते हैं जिनका उपयोग अब धड़ल्ले से बढ़ रहा है। ये आसानी से आपके डेटास को चुरा लेते हैं, आपके इंपॉर्टेंट फाइलों को चुरा लेते हैं और उसके बाद उन डेटास के बदले में आपसे फिरौती की मांग करते हैं और आपको मजबूरी में उन्हें पैसे देना पड़ता है। तो ध्यान से इस रैंसमवेयर के ऊपर भी आपको कुछ नोट्स बना लेने हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर रैंसमवेयर क्या होता है। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्तमान संदर्भ में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की व्यवहार्यता का अध्ययन करने की आवश्यकता है, इस कथन का विश्लेषण करें। तो इस पर हमने बहुत सारी चर्चा की है और जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसका आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जब भी आप उत्तर लेखन की संरचना करेंगे तो आप ये समझाएंगे कि क्यों अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं। और आपको यहाँ पर यह भी चर्चा करना होगा कि किस तरीके से ये मामला बहुत ही पुराना है, 1960 के ज़माने से ही इस पर चर्चाएं हो रही हैं और इसको लागू करने में कौन सी दिक्कतें हैं जिनकी चर्चा मैंने एडिटोरियल में की है, उन सभी का उपयोग करके आप अपने उत्तर की संरचना आसानी से कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है कि भारत अफ्रीका सहयोग का भविष्य कृषि है, इस कथन पर चर्चा करें। तो इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा की है और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन सभी का उपयोग करके आप आसानी से अपने उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आप भारत के द्वारा अफ्रीका को जो सहयोग दिया जा रहा है उसका जिक्र करें। यहाँ पर चाइना के फैक्टर का भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं और उसके आधार पर यह समझा सकते हैं किस तरीके से कृषि में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में सहयोग बहुत ही बढ़ाया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके चुने गए हैं। आप इन टॉपिक्स पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा लें, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।